गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने अपनी पिछली कक्षा में हिंदी से व्याकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें था शब्द विचार और अर्थ के आधार पर शब्द के महत्वपूर्ण भेद थे, समरूपी, भिन्नार्थक, विपरीतार्थी और समानार्थी, उनके बारे में अध्ययन कर लिया। और आज की कक्षा में शामपट पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रीडर बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसी पाठ्य पुस्तक में सेकंड जो संचयन की बुक है, उस बुक का दूसरा पाठ जिसका शीर्षक लिखा गया है स्मृति, आज उसका अध्ययन करेंगे। स्मृति पाठ के लेखक का नाम भी मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है और वो लेखक है श्री राम शर्मा। ध्यान दीजिएगा, श्री अलग और राम अलग ऐसा नहीं है। श्री राम उनका पूरा नाम है और श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया ये जो पाठ है, ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्यों? हर किसी पाठ को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने गिल्लू वाला पाठ पढ़ा था, वो एक संस्मरण था। संस्मरण यानी हमारे जीवन में, जीवन के संपर्क में आने वाले किसी भी प्राणी या व्यक्ति विशेष से संबंधित कोई ऐसी याद जो पाठक से साझा की जाती है और वो अविस्मरणीय रहती है, यानी हमारे संस्कारों में अमिट छाप रखती है, जो बुलाई नहीं जा सकती। इसे हमने संस्मरण की संज्ञा दी। तो स्मृति पाठ में लगभग ऐसा ही है। ये पाठ भी संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है। संस्मरणात्मक विधा, ये हिंदी साहित्य के अंदर जो साहित्य लेखन है उसके कई तरीके हैं। तो ये संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है, यानी ये भी लेखक के जीवन से जुड़ी हुई कोई याद है। और कौन सी याद? अविस्मरणीय। कैसी याद? अविस्मरणीय। विस्मरण करना, बुला देना, लेकिन अविस्मरणीय यानी जिसे बुलाया नहीं जा सकता। यानी ऐसी याद जो उसके जीवन से इतना ताल्लुक रखती है, संबंध रखती है कि उसने इस पूरे ज्ञान को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से साझा किया है। तो आइए सबसे पहले हम पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं और लेखक का नाम है श्री राम शर्मा। सबसे पहले बात आती है उनके जीवन के परिचय की। बेटा, जब भी पाठ की शुरुआत करें, सबसे पहले उस राइटर का, उस कवि का परिचय जरूर पढ़ें, क्योंकि लेखक के परिचय में लेखक का जन्म, जन्म स्थान, सन, उसकी मृत्यु, उसका साहित्यिक परिचय, उसकी रचनाएं और उसके जीवन में आई हुई कई ऐसी संघर्षात्मक घटनाएं जो वास्तव में हमारे पाठक को भी प्रेरित करती हैं, इसलिए इनका ज्ञान होना भी हमें आवश्यक है। तो बात आती है श्री राम शर्मा के जीवन के परिचय की। जीवन परिचय में सबसे पहला नंबर यहाँ लिखा हमने जन्म। इनका जन्म हुआ 23 मार्च 1892 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के किरथरा नामक गांव में। अब किरथरा क्या है? ये एक गांव है जो किसके नजदीक है? ये मक्खनपुर गांव के नजदीक है। मक्खनपुर गांव, इसका जिक्र आप अपनी इस चैप्टर में भी सुनेंगे। ठीक है? तो शिक्षा इन्होंने कहाँ पाई? तो श्री राम शर्मा का जन्म 23 मार्च 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा नामक गांव में, जो कि मक्खनपुर गांव के समीप है, वहां पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो कहाँ हुई थी? मक्खनपुर गांव में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर गांव में हुई थी और आगे की उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़कर ग्रेजुएशन और आगे की परीक्षा, ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री हासिल करी और आगे की शिक्षा जारी रखी। ठीक है? और इन्होंने जब अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर लिया था, तो उन्होंने जो है लेखन कार्य से पूर्व जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन थी, उस स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और इसी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
और जेल में जो यातनाएं भारतीयों को दी जाती थी, जो भारतीय अंग्रेजी शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए चाहे लेखन कार्य करते थे, चाहे खुद व्यक्तिगत रूप से उस आंदोलन में शामिल होते थे, उनके प्रति बहुत ही दुर्दमनीय जो है व्यवहार और आचरण किया जाता था। इस तरह से उनको स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी और जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने हिंदी साहित्य की भी सेवा की, यानी उन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं की। इन साहित्यिक रचनाओं में सबसे पहला नाम आता है शिकार साहित्य। शिकार साहित्य का यहाँ पर क्या मतलब है कि उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी है, ऐसी पाठ्य पुस्तकें अपनी रचनाएं लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जंगल और उसमें रहने वाले जीव जिनका किस तरह से शिकार किया जाता है और ये शिकार जो है वास्तव में मानव जाति के लिए ही किस तरह से हानिकारक है, इन सारी बातों का, इन सारे वक्तव्यों का उन्होंने इस शिकार साहित्य में जो है वर्णन किया है। दूसरा इन्होंने लिखे संस्मरण। इनमें संस्मरण में एक नाम लिया जाता है सेवाग्राम की डायरी। संस्मरण है जो वो कभी भूलते नहीं है और सेवाग्राम की डायरी के नाम से उन्होंने संस्मरण भी लिखे हैं। और तीसरी रचना लिखी है उन्होंने जीवनी, और जीवनी लिखी किस नाम से? नेताजी के नाम से। तो इस तरह से इन्होंने कौन कौन से साहित्यिक रचनाएं लिखी? शिकार साहित्य लिखा, संस्मरण लिखा और जीवनी लिखा। इस तरह उन्होंने अपने लेखन कार्य के माध्यम से हिंदी साहित्य की भी खूब सेवा की। और जीवन के अंत समय में बहुत ही बीमारी से जूझते हुए सन 1967 में 1967 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से श्री राम शर्मा का ये जो जीवन परिचय यहाँ उद्धृत किया गया है, इससे आपको समझ आ गया होगा कि वास्तव में श्री राम शर्मा जो न केवल एक साहित्यकार के रूप में बल्कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी हमारे भारतीय इतिहास में अपना अन्यतम स्थान रखते हैं। तो दोबारा से इसका दोहरान करते हैं। श्री राम शर्मा जिनका जन्म 23 मार्च 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा गांव, जो कहाँ पर है? मक्खनपुर गांव के समीप है, वहां उनका जन्म हुआ। अब जन्म के पश्चात धीरे धीरे प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो मक्खनपुर गांव में ही हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अपने आप को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जोड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल करी और आगे की पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ लिया और वहां इनकी सक्रिय भागीदारी भी निभाई गई, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और जेल की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। तत्पश्चात जीवन के बाद के पड़ाव में इन्होंने हिंदी साहित्य की भी सेवा करी। कैसे? लेखन कार्य के द्वारा। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का लेखन किया? इन्होंने साहित्य, शिकार साहित्य लिखा, इन्होंने कई संस्मरण लिखे, इन्होंने कई जीवनी भी लिखी। तो जीवनी का नाम लिया जाता है नेताजी, संस्मरण का नाम है सेवाग्राम की डायरी और शिकार साहित्य जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जंगल के जीवों का शिकार किया जा रहा है और ये शिकार मानव जाति के लिए ही बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन प्रजातियों की संख्या खत्म होती जा रही है और वो नष्ट होने के कगार पर है, जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है। और अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित रहते हुए सन 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके द्वारा लिखा गया ये जो पाठ है जिसका यहाँ नाम दिया गया है स्मृति, ये भी इनकी एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम है शिकार। इस शिकार नामक पाठ्य संकलन में से एक संकलित अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, दोबारा से देखिए, स्मृति जो पाठ है श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य शिकार के संकलन में से एक अंश के तौर पे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब बात आती है हमारे पाठ के परिचय की। हमने बताया कि ये भी वास्तव में संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है, यानी लेखक के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसे वो भूल भी नहीं सकता, और इसी घटना को इसने जो है लेखने के माध्यम से उद्घृत कर दिया। और ये अविस्मरणीय इसलिए थी क्योंकि
कई हमारे बचपन की भी ऐसी यादें होती है जो हमारे जीवन से इस तरह से जुड़ जाती है कि जिसे हम भूल नहीं सकते। और ये यादें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उद्देश्य, एक शिक्षा हमारे जीवन में दे करके जाती है। बचपन में सभी कैसे होते हैं, बहुत चंचल होते हैं। श्री राम शर्मा भी कुछ ऐसे ही थे। श्री राम शर्मा के जो बड़े भैया हैं वो मुख्य डाकघर में किसी ऊंचे ओहदे पर थे, पद पर थे। श्री राम शर्मा का एक छोटा भाई और था जिसको वो अपने साथ लेकर के पूरे गांव का चक्कर निकाला करते थे। एक बारी क्या हुआ, एक बारी हुआ यूं कि श्री राम शर्मा अपने छोटे भाई को लेकर के गांव का चक्कर निकालने के लिए चल पड़े। और गांव में जब वो चक्कर निकालने के लिए जाते थे तो अपने साथ में एक डंडा जरूर साथ में रखते थे। वो डंडा जो है वो कई जानवरों को स्वर्गलोक का गामी भी बना चुका है, यानी उस डंडे के माध्यम से उन्होंने कई जीवों को मारा भी है। और कई बारी जब वहां बहुत बड़े आम के पेड़ थे और आम के पेड़ जब आम लगने के कारण और पके हुए आमों के कारण झुक जाते थे तो उस डंडे की सहायता से उन्होंने कई आम तोड़े हैं और आमों का स्वाद भी चखा है। तो इस तरह से डंडा भी उनका पूरा सहायक था। अपने छोटे भाई को लेकर के जब वो गांव का चक्कर निकालने के लिए गए तो वहां पर जरबेरी के बेर, यानी एक ऐसी बेटी जिसके बेर उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। तभी लोगों ने आकर के कहा, भाई तेरे बड़े भाई तुझे ढूंढ रहे हैं, तो जल्दी तेरे घर जा। इतनी बात सुनते ही उनको डर लगने लगा। मन में ये आशंका थी, क्या पता छोटे भाई को लेकर के निकला हूं कितने घंटे हो गए, माँ भी इसकी चिंता में चिंतित होंगी, क्या पता इसी कारण बड़े भैया मुझे डांटेंगे और या हो सकता है मुझे मेरी पिटाई भी हो जाए। इसी आशंका को मन में लिए हुए वो घर की ओर रवाना होने लगा। जैसे ही घर में पहुंचा तो उसने देखा उसके बड़े भाई अपने लेखन कार्य में लगे हुए थे। उसकी चिंता तो हट गई कि चलो डांट या मार यानी पिटाई का कोई डर नहीं है, कोई दूसरा ही काम है। तभी उसके बड़े भैया ने उस जो ये लेखक है श्री राम शर्मा, इनको कुछ चिट्ठियां दी और कहा कि अभी 3-4 बजे का समय है, लगभग 5-5:30 बजे डाक बाबू जो आएगा वो यहाँ से डाक ले जाएगा, इसलिए इन चिट्ठियों को तुम वहां पर उस बॉक्स में डालकर आ जाओ। अब वो जो है श्री राम शर्मा ने कहा चल भाई, छोटे भाई को फिर से साथ में ले लिया और वहां से रवाना हो गई। जब वो अपने घर से रवाना होने लगे तो उनकी आदत थी, क्या थी आदत, कि वो अपनी इन चिट्ठियों को अपनी टोपी के अंदर, सिर पर जो कैप पहनते हैं उसके अंदर डाल लेते थे, फिर कैप ऊपर से कवर कर लेते थे, चिट्ठियां रह गई सेफ। अब वो जब वहां से निकले तो चलते चलते, अब अपनी भी कई आदत होती है कि अपन कोई चीज पैर से अटकती है तो उसे ठोकर मार के चल देते हैं, या कोई जानवर दिखता है तो उसे कंकर मार देते हैं। छोटे बच्चों की चंचलता इन्हीं कामों से जाहिर होती है। तो उनकी भी कई ऐसी आदत थी कि मक्खनपुर में जो पोस्ट बॉक्स था उसके अंदर उनको चिट्ठियां डालनी थी। उसी रास्ते में एक बहुत बड़ा कुआं पड़ता था और उस कुएं के अंदर उन बच्चों की आदत थी, जब भी मक्खनपुर वो पढ़ने जाते थे, प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई, मक्खनपुर जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो बीच में पढ़ने वाले उस कुएं में एक कंकर मारते थे। कुआं 30 फीट गहरा था और जब कंकर फेंका जाता था तो तन्ने से उस कंकर की वापस एक प्रतिध्वनि भी उनको सुनाई देती थी। और वो प्रतिध्वनि इतनी अच्छी लगती थी उन बच्चों को कि न केवल एक बल्कि कई बच्चों का ये एक नियमित क्रम बन चुका था कि वो जब भी अपने स्कूल के लिए उस रास्ते से जाते थे उस कुएं में पत्थर फेंकना उनका नियम बन चुका था। बात वही हुई, उनको उसी रास्ते से जाना था, छोटे भाई को साथ में लिए और वही कुआं रास्ते में पड़ा। अब उसको देखकर जब आदत होती है तो आदत वाले की आदत न जाए और इसी कारण उनकी भी आदत उनको विवश कर देती है और वो तुरंत वहां से एक पत्थर उठाकर उसको उस कुएं में फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं न केवल उस पत्थर की प्रतिध्वनि बल्कि एक सांप की फुसकार की आवाज और सुनाई देती है। उनको बड़ा मजा आता है कि इसका मतलब इस सूखे कुएं में एक सांप भी बैठा है, अब इस सांप को भी हमें छेड़ना है। अब आपको पता है बच्चे इतने चंचल होते हैं कि कोई भी जानवर या प्राणी अगर उनके उकसाने से और ज्यादा उत्तेजित होता है तो वो उसको और परेशान करने लगते हैं, है ना। लगभग ऐसा ही उस लेखक के साथ भी था। तो उसने एक और ढेला मारा। ढेला मारने के लिए उसका एक मतलब एक नियम था कि जब भी वो ढेला मारता था तो आप सिर झुकाएगा तो क्या होगा, टोपी नीचे गिर जाएगी। तो उसने सोचा कि टोपी उतार लेता हूँ और उसके बाद पत्थर उठाकर एक और ढेला उसमें मारता हूँ। तो जैसे ही वो टोपी उतार के ढेला उठा के मारने के लिए झुकता है और
तुरंत ही उसके सिर पर रखी हुई तीनों की तीनों चिट्ठियां नीचे कुएं में हवा की लहर के साथ गिर जाती हैं। और जैसे ही वो उन चिट्ठियों को नीचे गिरते देखता है, उछल कर कोशिश करता है कि उन चिट्ठियों को वापस ले ले, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आ पाती। अब क्या होगा, उसको शाम होने से पहले वो वहां पोस्ट बॉक्स में डालनी जरूरी थी, और अगर वो नहीं डालेगा तो चिट्ठियां समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगी, और अगर चिट्ठियां नहीं पहुंची और उसकी सूचना बड़े भैया को मिल गई तो फिर लेखक के साथ क्या होगा, इसी की जानकारी हमें इस पाठ में दी गई है। इस पाठ का पीछे उद्देश्य क्या है, बच्चों की चंचल मनोगत दशा, और साथ में कई बार व्यक्ति अपने जीवन की भावी कल्पनाएं और योजनाएं बना लेता है। क्या, जैसे इस लेखक ने भी बनाई होगी, अब अगर चिट्ठियां नहीं मिली, बड़े भाई तक अगर मेरी शिकायत पहुंची तो मुझे या तो डांट या मार सुनने को या सहन करने को मिलेगी, तो वो मेरे लिए बहुत असहनीय होगा। या उसने सोचा कि कुएं में घुस करके अगर चिट्ठियां लेकर आऊं, तो अगर खाली कुआं होता तो कोई बात थी, लेकिन उसमें कौन था, सांप, और सांप तो जीता जागता था, और ये ऐसा प्राणी है जो अपने बैरी को देखकर उसे सूखा ही नहीं जाने देता, अपने डंक का प्रहार जरूर उसे देता है, जिससे उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। फिर लेखक ये भी सोचता है कि क्या पता मैं साहस बटोरकर उस डंडे से अगर उस सांप को मारूं, तो क्या पता मेरे हाथों सांप का भी वध हो सकता है और मैं चिट्ठियां वापस ला सकता हूं। हुआ क्या, यही इस पाठ का मोटिव है कि बच्चों की चंचल मनोवृत्ति होती है, और इस चंचल मनोवृत्ति के कारण कई ऐसी जीवन में घटनाएं घटित हो जाती है जो अपनी एक अमिट छाप रखती है, और हम न चाहते हुए भी उस घटना को भूल नहीं पाते। और साथ साथ में व्यक्ति जो है इन घटनाओं के कारण कई बारी अपनी कई भावी कल्पनाएं और योजनाएं बनाता है। जरूरी नहीं कि ये भावी कल्पनाएं और योजनाएं हमारी पूर्ण हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप किसी दुविधा में हो तो कर्म करते रहो, क्योंकि अगर आप कर्म से ही अपना ताल्लुक तोड़ लोगे तो उस दुविधा से आप बिल्कुल भी निकल नहीं पाओगे। जरूरत ये है कि उस दुविधा से न घबराकर बल्कि उसका सामना करने का सामर्थ्य अपने अंदर जुटाओ, जैसा कि श्री राम शर्मा ने भी उस समय किया था। वो घबराई नहीं। अब वो चिट्ठियां कैसे वापस लाए और किस तरह से डांट और पिटाई का डर उनके मन से खत्म हो गया, कैसे उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ और जो नहीं सोचा था वो हो गया, वो इस पाठ में हमें उजागर किया गया है, जो हम बुक रीडिंग के साथ ही कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पुस्तक के अध्ययन अध्यापन की ओर। यहाँ तक मुझे लगता है आपको पाठ का एक संक्षिप्त परिचय समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बुक की ओर अपने चलते हैं और बुक में से अपने इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, आप सभी को अपनी स्क्रीन पे ये चैप्टर दिखाई दे रहा है। शीर्षक दिया गया है स्मृति और लेखक का नाम भी है श्री राम शर्मा। अच्छे से दिखाई दे रहा है तो रेज हैंड कीजिए बेटा, फिर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना? दिखाई दे रहा है? चलिए बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया है स्मृति पाठ। स्मृति यानी याद, एक ऐसी याद जो लेखक के स्मरण पटल पर इस तरह से छाई हुई है कि वो उसके बारे में भूल भी नहीं सकता। और ये घटना है सन 1908 की, और उसने अपनी मम्मी को बताया सन 1915 में। देखो कितने साल बाद उसने अपनी माँ को इस घटना के बारे में बताया, और जब उसकी माँ ने उसकी इस बात को सुना तो तुरंत अपने गले से लगा लिया, गोद में बिठा लिया कि वास्तव में उस समय मेरे बच्चे ने
बिना घबराए और उस दुविधा का अंत करने के लिए उसका डट कर सामना किया। चलिए पढ़ते हैं, जहां जहां कुछ कठिन शब्द भी हैं जिनका अर्थ मैं बोलती जाऊंगी, आप लिखते चलना, और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं जिन्हें मैं कहूंगी रेखांकित करने के लिए, तो रेखांकित भी कीजिएगा। बात सन 1908 की है। दिसंबर का आखिरी और जनवरी का प्रारंभ था, यानी सर्दी थी, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला का अर्थ है यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, लो जी अब ठंड और बढ़ गई। इस कारण शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई। शाम के समय 3:30 या 4 बजे होंगे, कई साथियों के साथ मैं जरबेरी के बेर, जरबेरी क्या है, एक बेटी का नाम है, बेर के पेड़ को बेटी ही बोलते हैं, जरबेरी यहाँ उसी का नाम है। जरबेरी